ये क्वेश्चन हम लोग जो है जब पूरा खत्म कर देंगे तब देखेंगे। फिर मैंने बाद में सोचा कि पूरा खत्म करने जैसा इसमें क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमको तो ब्रिटिश एक्शन के हिसाब से क्वेश्चन था। मैं देवांश का क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ या ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। देवांश, आप लोग देखिए, आपके ग्रुप में एक मैंने क्वेश्चन डाला है, देवांश ने पूछा है। हालांकि आप लोगों ने क्वेश्चन, अगर आप लोग घटना चक्र लगा रहे हैं तो देखा ही होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, और नीचे एक्सप्लेनेशन में 5 तरीके की पॉलिसी दी गई है, जिसमें कह रहा है कि कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष, एक टाइम पीरियड लिखा हुआ है। फिर सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति लिखा हुआ है, वो टाइम पीरियड लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति और अधीनस्थ संघ की नीति और बराबर के संघ की नीति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है एक अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देवांश का और था, ये देखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मैचिंग वाला है। कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग लिखा हुआ है, बगल में स्थायी बंदोबस्त और ये चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, सहायक संधि और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसको मैचिंग करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 50 जो भी ऊपर वाला क्वेश्चन पे जाते हैं, जिसमें हमारे पास जो है 5 नीतियां लिखी हुई हैं। ठीक, तो आखिर ये क्या चीज है, इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सभी को मेरी वॉइस आ रही है ना? हाँ, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में जब अपना जो है एक्सपेंशन चालू किया, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग में किन चीज़ों को फेस कर रही होती है? स्ट्रगल। स्ट्रगल कैसा? कि उसको मुगल एम्पायर से परमिशन मिल जाए कि भाई वो यहाँ पे ट्रेड करे। 1600 से लेके और 1740 तक वो जो है ट्रेड रिवॉल्यूशन में, या जिसे कहते हैं व्यापारिक क्रांति में बिजी होती है। तो अगर इसको और देखा जाए तो बेसिकली ये जो इसमें लिखा था कि कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष, जो लिखा था, ऐसा कुछ लिखा होगा पहला वाला पॉइंट। हाँ, कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष। ठीक है, तो स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी विद इंडियन स्टेट्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इसके पहले देखें तो 1600 से लेके और 1707 तक, जब औरंगजेब जब तक रहते हैं, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती, बस परमिशन चाहती। किससे? इंडियन स्टेट से। क्योंकि इंडिया में दो तरीके की स्टेट है, एक ग्रेट मुगल एम्पायर है, ठीक है, और एक साउथ का छोटा सा अलग सा। ग्रेट मुगल एम्पायर अच्छा खासा है, हाँ, उसमें मराठा एम्पायर को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके से अगर आप देखिए तो ये इस तरीके का कुछ मुगल एम्पायर, और ये थोड़ा सा मराठा एम्पायर, और यहाँ पे आपका इस जगह जो है साउथ इंडियन स्टेट्स, मैसूर वगैरह। तो बेसिकली अगर हम तीनों स्टेट्स को देखें तो 1600 से लेके 1707 तक कंपनी का पूरा फोकस किस बात पे है? परमिशन मिल जाए कि हमें यहाँ ट्रेड करने को मिल जाए। फॉर डैट उन्होंने जो है बैटल ऑफ सॉली लड़ा। तो उसके लिए जेरांड उंजियर वाला आप लोगों ने स्टेटमेंट सुना होगा कि भाई अगर हम तलवार के दम पे जीत सकते हैं तो तलवार के दम पे जीतेंगे, और प्रतिवेदन या रिक्वेस्ट करके काम चल सकता है तो रिक्वेस्ट देके काम करें। उसके लिए हम लोगों ने ओपिनियन देखा कि भाई वो जेरांड उंजियर का अपना पर्सनल ओपिनियन था। लेटर ऑन जो है ब्रिटिशर्स को जो है फिर भी जो है 1717 में जो है रॉयल फरमान, गोल्डन फरमान, इस तरीके के राइट्स लेने की नीड पड़ी। तो अभी क्या है कि जैसे ही 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, तो औरंगजेब की डेथ होते ही क्या हो जाता है कि आपका इंडियन स्टेट्स जो अभी तक मेजर, एक मुगल स्टेट दिख रहा है, एक मराठा स्टेट दिख रहा है, और साउथ का एक मैसूर स्टेट दिख रहा है, वेरियस स्टेट्स में ये डिवाइड हो जाता है। ठीक, जैसे कि आपका बन गया बंगाल, जैसे कि आपका बन गया क्या, अवध, हमारे वर्ड्स में अवध, और ब्रिटिशर्स के वर्ड में क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। ठीक, इसी तरीके से हैदराबाद का निज़ाम, ठीक, इसी तरीके से पंजाब, इसी तरीके से मालवा, यहाँ पे मराठा, ठीक है, यहाँ पे मैसूर, और यहाँ पे कर्नाटक। ठीक, तो अब यहाँ पे 1740 से लेके, मतलब 1707 से लेके ये स्ट्रगल चालू होगा। ठीक, मोटे मोटे तौर पे देखें तो पहला क्या है आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 आपसे कह रहा है कि स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर ये टॉपिक जो है मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से मिस हो गया, और ये मुझे नेशनल मूवमेंट चालू करने के पहले ही पढ़ा देना चाहिए था। तो स्ट्रगल फॉर, हालांकि इसका कुछ नोट्स नहीं है, ये कुछ पॉइंट्स है जिसको समझना है बस हमको। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी विद इंडियन स्टेट्स। ठीक,
तो अगर आप देखिए कि बैटल ऑफ कर्नाटक फर्स्ट सेकंड थर्ड, बल्कि फर्स्ट सेकंड देखिए तो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है। क्या स्ट्रगल चल रहा है कि कर्नाटक पे और हैदराबाद पे किसी भी तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित कर लो, मतलब ये अभी चैलेंज बना हुआ है। बैटल ऑफ प्लासी में आप क्या देख रहे हैं 1745 में, 1757 में, कि बंगाल एक चैलेंज बना हुआ है। वो चाहते हैं कि बंगाल में हम स्ट्रगल कर लें किससे, इंडियन स्टेट से, और अपने आप को यहाँ पे एज अ प्रिंसली स्टेट स्टेब्लिश कर दें। तो ये जो नीति है अगर आप ध्यान से देखें 1707 के बाद, या आप कह सकते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड तक आते आते मुगल एम्पायर जब पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है तब और वेरियस स्टेट्स आ जाते हैं, मराठा भी मजबूत हो जाता है। ठीक है, इधर आपका हैदराबाद भी ठीक ठाक रहता है, इधर आपका मैसूर भी मजबूत हो जाता है। तो मोटे मोटे तौर पे 1740 से लेके और 1765 तक ये स्ट्रगल चल रहा है। ठीक, और इसी बीच बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर 1762, 22 अक्टूबर 1762, ये वो टाइम है जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी विद इंडियन स्टेट, इसने क्या कर दिया, जितने भी रेस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स हैं उनके बराबर समानता प्राप्त कर ली और एक बंगाल का स्टेट अपने लिए अर्न कर लिया। तो क्या आपको ये समझ में आया कि कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष। अब समझ में आया आपको ये पॉइंट। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी विद इंडियन स्टेट्स 1740 से लेके 1765 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में 1740 से लेके और आपका 1947 तक इंडियन स्टेट्स के साथ कैसे रिलेशन रहे, इस रिलेशन को लेके यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में अब नहीं लेकिन यूपीपीसीएस में पहले, यूपीएससी में भी बहुत पहले ऐसा क्वेश्चन आया करता था। ये 2000 शब्दों में 3000 शब्दों में लिखना होता था। ठीक, तो अब ये ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम बात करते हैं जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको एक्सप्लेन करने को यूपीपीसीएस पूछ सकता है, आईएएस नहीं पूछेगा, जो बात है। ठीक, दूसरा आपका प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने सीधे क्वेश्चन रखा हुआ है, आपको सीधे सीधे दिख रहा है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, तो मोटे मोटे तौर में क्या है, इस अवधि में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के साथ सत्ता और इक्वालिटी के लिए जो है संघर्ष करना चालू किया। उसका मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव ये था कि भाई अपनी जो है एक स्टेट पे मोनोपोली कर लेना, एक स्टेट पे ऐसे कब्जा कर लेना कि वहां की ट्रेड मोनोपोली रहे। ठीक, साथ ही साथ क्या है कि देखिए इससे दो चीजें हो रही। पहला, एक इंडियन स्टेट्स के कंपैरिजन में हम एक बड़ी स्टेट बनते चले जाना या एक स्टेट बन जाना, साथ ही साथ हमको एक बेस मिल जाएगा किससे, यूरोपियन कंपनीज के अगेंस्ट, है ना, हमको एक एज मिल जाएगी। आपने देखा बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के रिसोर्सेज पे ओपन कमांड मिल गई होती है, बंगाल के हैंडीक्राफ्ट पे ओपन कमांड मिल गई होती है, तो उनके प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली अदर यूरोपियन कंपनीज के सस्ते होते हैं यूरोप में जाके। तो डेट्स वाई वो चाहते हैं कि यहाँ पे जीते। मतलब कि जो स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी विद इंडियन स्टेट्स चल रहा है, समानता के लिए, भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष चल रहा है, वो दो उद्देश्य पूरे कर रहा है। पहला, यहाँ पे इनको बेस दिला रहा है, दूसरा इस बेस के कारण इनको एज दिला रहा है। कहाँ पे? यूरोप में। तो ये तक क्लियर हो गया आपको? ठीक, एक शॉर्ट नोट्स मैं इसके डाल दूंगा, अभी तुरंत ही डाल दूंगा, उस पर मैंने काम किया है दिन में, इसलिए मैं तुरंत डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने देखा इसमें, सेकेंड पॉइंट है आपका रिंग ऑफ फेंस, रिंग ऑफ फेंस और डिफेंसिव स्ट्रेटजी। ये आपका चलता है 1765 से लेके 1813 तक। इसको बोलते हैं हिंदी में घेरे की नीति, घेरे की नीति, या इसको बोलते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ। अलग अलग बार यूपीएससी ने, यूपीपीएससी ने ट्रांसलेशन यूज किए अलग अलग तरीके से कंफ्यूज करने के लिए बच्चों। ठीक, आप बस टाइम पीरियड याद रखिए कि नया कुछ नया तिलिस्म ले आए, हिंदी में कोई नया शब्द ले आए, इंग्लिश में कोई नया शब्द ले आए, उसको लेके घबराना नहीं है। आप बस ये टाइम पीरियड याद रखिए। ठीक है, तो अब ये क्या है, अब जैसे आपने देखा कि 1765 से लेके 1813 के बीच में क्या क्या। ठीक, अब इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने देखा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, आपने देखा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, आपने देखा सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, आपने देखा थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, आपने देखा फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। आपने क्या देखा
आपने देखा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ मैसूर वॉर आपने देखा कि चारों तरफ से घेर लिया। क्यों? इधर ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड और थर्ड कर्नाटक जीत चुके थे, ठीक। इधर हैदराबाद के निजाम को नेगोशिएट कर लिया था, इधर मराठा को भी नेगोशिएट कर लिया था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 तक आते आते टीपू को हराना आसान था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की अगर बात करते हैं तो हमने क्या देखा, 12 महल, डिंडीगुल, टीपू के रिसोर्सेज के ऊपर भी कब्जा कर लिया था कि आपके बेटों को तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक आप हमें। तो एक चीज तो यहाँ पे आपको दिख रही, टीपू में भी एक चीज दिख रही। दूसरा अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे बेंटिंग, ओ सॉरी वेलेस्ली, वेलेस्ली की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली वेलेस्ली की रिंग ऑफ फेंस ही नीति मानी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में मैंने आपको क्या बताया था, सब्सिडरी अलायंस में मैंने आपको बताया था कि भाई दो प्रिंसली स्टेट्स के बीच का अमूमन फर्टाइल लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी मांग लेती थी। जैसे आप देखें कि कानपुर और लखनऊ के बीच में अगर कानपुर कैंटोनमेंट देखें तो वो नदी के उस पार है, मतलब नदी के एकदम किनारे पे है ना। और उधर भी देखें लखनऊ कैंटोनमेंट, तो आप इस तरीके से कनेक्ट करना, यहाँ के रिच सोर्सेज पे यहीं से आर्मी खड़ी करना, यहाँ के रिच सोर्सेज से यहीं से आर्मी खड़ी करना। कमांडिंग ऑफिसर हो सकता है कभी कभी दोनों का एक हो, और दोनों ही उस कमांडिंग ऑफिसर की गाइडेंस पे यहाँ पे जो है लेफ्टिनेंट या आप कह सकते हैं रेजिडेंट, सॉरी, ये काम कर रहे हो। तो ये सेना आपस में लड़ेंगी क्यों? तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, दो संभावित मित्रों को दूर कर रहे हैं। चाणक्य ने क्या कहा है, शत्रु दूर और मित्र पास अच्छा होता है, शत्रु दूर और मित्र पास अच्छा होता है, ठीक। और चाणक्य ने यह भी बोला है कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है। आप देख लीजिए पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करते हैं और इंडिया और अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो इधर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या है, बाउंड्री को लेके इशू है। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बाउंड्री को लेके इशू है। इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री को लेके इशू। अब देखिए इंडिया का चाइना को लेके बाउंड्री के बीच इशू है, लेकिन पाकिस्तान से चाइना को लेके इशू नहीं है बाउंड्री को लेके। तो पाकिस्तान और चाइना दोस्त हो गए। इंडिया का पाकिस्तान से है, लेकिन इंडिया का अफगानिस्तान से नहीं है। इवन आज तालिबान की सरकार चली, उसके बावजूद भी अफगानिस्तानी भी इंडिया का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका पाकिस्तान से इशू है। या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का इंडिया से इशू, और इंडिया भी आजकल अफगानिस्तान का सपोर्ट करता है क्योंकि उसका पाकिस्तान से इशू है। सेम अगर आप देखिए यहाँ पे बांग्लादेश को लेके, तो एक ही कंट्री के दो टुकड़े हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, लेकिन आज भी वो देश जिसको हमने आज़ादी दिलाई और वो आज भी प्रो पाकिस्तानी, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो दोनों एक ही रिलीजन के हैं, एक रिलीजन के अभी दोनों है, लेकिन रीजन बस ये है कि दोनों का एनिमी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया कि दो मित्रों के बीच का अगर एरिया पे हम कब्जा कर लेंगे तो इन फ्यूचर ये कभी एक नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या चल रहा है, घेरे की नीति चल रही है, रिंग ऑफ फेंस। ये कुछ नहीं है, हिस्टोरियंस का जो है एक देखिए बातें करने का तरीका होता है, लफाजी करने का तरीका होता है, चीजों को क्लासीफाई करते। क्या बलबन ने लौह और रक्त की नीति लागू की थी क्या, आयरन ऑफ ब्लड एंड पॉलिसी, थ्योरी ऑफ आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, वो तो खलीक अहमद निजामी साहब ने इसको एक्सप्लेन किया। उसी तरीके से ब्रिटिश में इंडिया का जो तरीका रहा, इंडियन स्टेट्स के साथ जो ब्रिटिश का जो तरीका रहा, उसको इंडियन मार्क्सिस्ट अप्रोच के हिस्टोरियंस प्लस नेशनलिस्ट अप्रोच के हिस्टोरियंस ने उसको एक्सप्लेन करा है, कुछ शब्दों में व्याख्यात करने की कोशिश की। हाँ, इन 5 पॉइंट्स में हम पूरा ब्रिटिश एक्शन आसानी से समझ जाते हैं। देखिए आपका रिकॉल हुआ, इसमें समझ में आया आपको यहां तक, कोई डाउट है? ठीक है। और अब आप भी क्या समझा कि घेरे की नीति के तहत वो क्या कर रहे हैं, घेरे की नीति के तहत वो ऑलमोस्ट इंडियन प्रिंसली स्टेट्स तक अपनी एक बटालियन पहुंचा दे रहे हैं, और यहाँ के रेजिडेंट के थ्रू यहाँ की जो डायनेस्टी है उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। और क्या चल रहा है, मर्केंटाइल फेस चल रहा है। मर्केंटाइल फेस क्या कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा खरीदो सस्ते रेट पे, सस्ते रेट पे ज्यादा से ज्यादा खरीदो और उसको यूरोप में जाके बेचो। अब देखिए चूंकि यहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट की उस लोकल डायनेस्टी पे कंट्रोलिंग है, तो सस्ते से सस्ते रेट पे, मन चाहे रेट पे यहाँ के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट खरीदो, यूरोप में जाके बेचो। तो ये भी क्या है, उपनिवेशवाद से या कोलोनाइज्ड आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड होके जो है घेरे की नीति भी चल रही है। इंपीरियलिज्म भी है, साम्राज्यवाद भी है, विस्तारवाद भी है, इंपीरियलिज्म भी है, और इकोनॉमिकल कोलोनाइजेशन भी है। क्लियर हो रहा है आपको ये चीज, समझ में आया सबको? रिंग ऑफ फेंस बताइए, किसी कोई डाउट? ठीक है। तो ये नीति अगर हम लोग देखते हैं मोटे मोटे तौर में वॉरेन हेस्टिंग्स से लेके वेलेस्ली तक चलती है।
और यहाँ पे जो है बफर स्टेट्स, दो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बीच में एक बफर स्टेट जैसी बनाने की कोशिश करी, किसने? ब्रिटिशर्स ने। और इस नीति के तहत रियासतों को ब्रिटिश कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट बनाया गया और उनको घेरे की नीति बनी। मुझे एग्जैक्टली वो राइटर नहीं याद आ रहा, मेरे ख्याल से किसी ने कहा था सब्सिडी अलायंस को लेके कि रियासतों ने, ये यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है ऑप्शनल लेवल का, बहुत पहले एडमिन अर्नॉल्ड ने कहा था, किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा वर्ड था इनके लिए, कि रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख के जो है सुरक्षा मूल्य ली। किसी को याद है? मैंने ऐसा बताया हो, शायद वंदना या ऋचा त्रिपाठी, किसी को याद हो? किसी को याद है? ये मैंने बताया है, पर मुझे भी इस समय याद नहीं आ रहा, हो जाता है कभी कभी। टॉमस मुन्नो ने कहा था, टॉमस मुन्नो ने कहा था, ये वो वाला टॉमस मुन्नो नहीं है जो आया था पहले, मतलब 1600 में। टॉमस मुन्नो ने कहा था रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता बेच के अपने लिए सुरक्षा मूल्य ली, ये कहा था टॉमस मुन्नो ने। तो ये आपका हो गया रिंग ऑफ फेंस। ठीक, अब इसके बाद आते हैं हम लोग अगली नीति पे आते हैं। क्या है अगली नीति? अगली नीति है आपकी थर्ड पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, या हिंदी में बोलते हैं अधीनस्थ। सबऑर्डिनेट का मतलब ही अधीनस्थ होता है, अधीनस्थ पराधीनता, पराधीनता की नीति। इसका टाइम पीरियड क्या देखते हैं? 1813 से लेके 1857 तक देखते हैं। ठीक, अब जरा आप एनालाइज करके बताइए कि आखिर यहाँ पे ब्रिटिशर्स का इंडियन प्रिंसली स्टेट के साथ क्या रिलेशन होने जा रहा है। पूरा रिकॉल करिए माइंड में, जितना भी कुछ याद आ रहा है आपको, वॉर और सब पॉलिटिकली है। चलिए बताने की देखिए कोशिश करिए। वंदना बताइए क्या दिमाग में आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? आपने पढ़ा तो है ही ना ये पूरा टाइम पीरियड, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल फेस का कॉलोनाइजेशन। हाँ हाँ। हम्म हम्म देखो, राइट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो है, डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति है, वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? सतारा, जैतपुर, और इसी ऑर्डर में ही इनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किया गया। सतारा, जैतपुर, संभल, आजकल संभल चर्चा में है, बघात, उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर, फिर करौली। इसी ऑर्डर में उसने मर्जर किया था। तो मैंने इसको ऐसे याद किया, सतारा, जैत, संभल, बघात, उदय, झांसी, नाग के पास, ऐसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्रिंसली स्टेट्स उसने क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी में, पहला तो यहाँ पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर दिखाई देगा। क्या करिए, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर क्या कहता है? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, पेशवा को, बाजीराव सेकंड पेशवा को ऑप्शन दिया गया कि आप मराठा डायनेस्टी का पेशवा पद खत्म करिए और आप बिठूर में एक रियासत ले लीजिए, वहीं बैठ के काम करिए, हमारे सुपरविजन में रहिए। तो क्या हो गया? सबऑर्डिनेट हो गया कि नहीं हो गया? पेशवा को सबऑर्डिनेट बनाया गया कि नहीं बनाया गया? ठीक, और क्या किया गया? हेस्टिंग्स, अभी हम लोग हेस्टिंग्स की बात करते हैं, डलहौजी की बात नहीं करते हैं। ठीक है, हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में और क्या किया गया? हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में आपका बादशाह अकबर सेकंड के टाइम पीरियड से पेंशन देनी जैसी चीजें चालू कर दी गई, और ये बोला गया कि अब जो है बादशाह जो होंगे, एक्चुअली प्री का और मेंस वाला मुद्दा नहीं था, लेकिन उस समय मेरे दिमाग से उतर गया होगा, मैं बताऊँ। हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में बोला गया, मैंने आपसे बोला भी, मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया कि मैं आपकी वो अगली क्लासेस भी चालू करूंगा, और जैसे ही आप लोगों के पेपर जब चल रहे होंगे तो मैं उस कंटेंट पे भी काम कर लूंगा। और कंटेंट पे मुझे काम कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा खुद 9 से 10 फरवरी पेपर है, जितनी जल्दी करूंगा मेरा भी उद्धार होगा उसमें। ठीक है, तो आलस नहीं है, लेकिन फंसा रहता हूँ बस। तो हेस्टिंग्स ने ये बोला कि, पहला हेस्टिंग्स ने बोल दिया कि पेशवा जो है वो चला जाएगा बिठूर, और दूसरा हेस्टिंग्स ने ये बोल दिया,
मतलब हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में ही बोला गया कि बादशाह आप लाल किला छोड़ के दिल्ली में एक हवेली बना करेंगे। मतलब बादशाह कल तक जिसको जो है गोद लेने की बात चल रही थी, शाह आलम सेकंड के टाइम पीरियड से बात चल रही थी कि भाई बादशाह को बादशाह बनाया जा रहा है, उसको बिहार से दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है, उसको महाजी दिल्ली सिंधिया भी दिल्ली शिफ्ट करके आ रहे हैं, उसको बनारस भी दिया जा रहा है, उसकी परमिशन से जो है मराठा लिया जा रहा है, अब उसकी परमिशन से बंगाल लिया जा रहा है। हालांकि उसके पास पावर नहीं, लेकिन लिया जा रहा है। अब क्या कहा जा रहा है, उससे कहा जा रहा है देखो ऐसा है, हवेली लो वहां रहो, पेशवा तुम जाके बिठूर बनो। तो क्या होगा, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। अब आप हमारे अंडर में हैं, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। हेस्टिंग्स ने इसके ग्लिम्स दिखाई और डलहौजी ने क्या बोल दिया कि भैया डेलीगेटेड पावर विल नॉट बी डेलीगेट। हमने प्रिंसली स्टेट्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। पहली वो जो इंडिपेंडेंट है, जैसे कि आपका डलहौजी की स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंट थी, उस समय तो पंजाब इंडिपेंडेंट थी, वो अलग बात है कि डलहौजी के टाइम पीरियड तक वो पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया। दूसरी, पंजाब इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाएगा। दूसरे वो स्टेट जो कभी मुगलों और मराठों के अंडर में थे और अब वो जो है ब्रिटिश के अंडर में आ गए। तीसरे वो जिनको खुद ब्रिटिशर्स ने बनाया, जैसे कि आपका मैसूर डायनेस्टी। मैसूर डायनेस्टी में टीपू सुल्तान की डेथ के बाद वहां पे वाडिया डायनेस्टी को जब बैठाला गया तो वो सीधे ब्रिटिशर्स ने बनाया था। तो उसने क्या बोला कि चाहे मुगलों के अंडर वाली हो चाहे मराठों के अंडर वाली हो, उनसे छीन के हमने तुमको पावर दी है। मैसूर तो हमने पूरा ही आपको दिया है। तो कुल मिला के हमने आपको अपनी पावर डेलीगेट की है और आप अब गोद लेके किसी और को नहीं यहाँ पे बैठा सकते। मतलब डेलीगेटेड पावर विल नॉट बी डेलीगेट। प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रत्यायोजन दोबारा नहीं किया जा सकता। ये लॉ में भी बहुत बोला जाता है। हम लोग लॉ में जब पढ़ते हैं, कॉलेज में रहते हैं, इस तरीके के टर्म्स ऐसे हमेशा बोलते हैं, वंस अ सीनियर इज ऑलवेज सीनियर। अब मेरी कल सुबह ड्यूटी नहीं थी, हमारे एमएससी में डॉक्टर सोमेश मल्होत्रा हमको पढ़ाते थे, वो मेरे सीनियर भी हैं, 2003 बैच के एमएससी थे और मैं 2014 बैच का भी नहीं। लेकिन वंस अ सीनियर इज ऑलवेज सीनियर, टीचर वाली बात ही नहीं, वो सीनियर है, मैंने मना नहीं कर सकता मैं। तो ऐसी चीज़ें हम लोगों में चलती हैं वहाँ पे लॉ में, वंस अ सीनियर ऑलवेज सीनियर, डेलीगेटेड पावर विल नॉट बी डेलीगेट। जब आप लोग जाएंगे सिस्टम में तो आप लोग भी इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करेंगे और बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई इंटेलेक्चुअल पर्सन। तो यहाँ पे देखिए, सतारा, जयपुर, संभल, बघात, उदय, झांसी, नागपुर, करौली, ये सब के सब ब्रिटिश दया पे निर्भर है। इनकी पावर डेलीगेट ये आगे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको खुद पावर डेलीगेट किया गया और इनकी पावर ये आगे डेलीगेट नहीं कर सकते। ऐसा डिसीजन किसने लिया, डलहौजी ने लिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अधीनस्थ पराधीनता की नीति या सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? ठीक है। अब आता है आपका फोर्थ पॉइंट आता है और ये आपका 1858 से स्टार्ट होता है और 1935 तक चलता है। क्या चलता है? अब ये आपसे कह रहा है पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट फेडरेशन। देखिए, ये क्लास आपने मुझसे सारे चार्टर्स अगर पढ़ रखे हैं, आपने मुझसे अगर मर्केंटाइल फेस, फाइनेंशियल फेस, इंडस्ट्रियल फेस का पॉलिटिकल सेक्शन पढ़ रखा है, तब जाके ये क्लास आज आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट फेडरेशन या अधीनस्थ संघ की नीति। क्या है अधीनस्थ संघ की नीति? अब देखिए 1858 में क्या मुद्दा उठा, 1857 की क्रांति में मुद्दा क्या उठा। अभी मैं आपको बताऊं कि मुझे 1858 पे भी काफी काम करना है, ठीक है, लेकिन वो काम सिलेबस के हिसाब से नहीं, वो काम क्वेश्चन आंसर में। अभी बहुत सी चीजें जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे 1858 के ऊपर, ठीक है। जैसे कि ये देखिए कि स्टार्टिंग में जब एक इंसिडेंट हुआ, हम लोग क्या जानते हैं हिस्ट्री में, जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में दो चीजें होती हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या है? प्राइमरी सोर्स की डिफिनेशन ये होती है कि जिसने वो इंसिडेंट खुद देखा, कोई गवाह, कोई वीडियो क्लिप, ठीक। मान लीजिए मैंने एक लड़के को थप्पड़ मारा और उसकी एक वीडियो क्लिप है। अब वीडियो क्लिप में थप्पड़ मारने को लेके अलग अलग इंटरप्रिटेशन कोई कर सकता है कि वो मारा बहुत तेज था पर वो गाल में जाके बस छुआया और पीछे से जो है म्यूजिक बजा दिया चट्ट से आवाज का। कोई इसको इस तरीके से भी इंटरप्रिटेट कर सकता है, कोई बोल देगा इसमें गड़बड़ किया गया। तो प्राइमरी सोर्स को देखने का अपना अपना अलग अलग ओपिनियन है, अपना अपना अलग अलग इंटेंशन है। तो जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स को सबसे पहले किसी को जवाब देना था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो था बेंजामिन डिज़रायली, लीडर ऑफ अपोजिशन। कहां पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और वो लगातार बोल रहा है कि भाई ये नेशनल रिवोल्ट है और गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है और हमारी कॉलोनी हमारे हाथ से निकल रही है। आपकी चिंता नहीं कर रहा है वो,
नेशनल रिवोल्ट बोल रहा है क्योंकि उसकी कॉलोनी यहाँ से निकल सकती है, और इसी बात पे वो पामस्टन को वहां से हटा सकता है। तो अब पामस्टन ने कंपनी से जो है मांगा, भाई तुम दो साक्ष्य, तुम बताओ क्या है, ये क्यों हो गया। तो उनका हाँ ये हम मानते हैं कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, गड़बड़ी हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे जो है टैक्सेशन को लेके हो गया, सिपाहियों को हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो है जनरल सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एक्ट ला दिया, और इनकी कुछ रिलीजियस मैटर्स में हम लोगों ने हाथ डाल दिया। परंपराओं को लेके बहुत रूढ़िवादी लोग हैं, चर्बी वाले कारतूस से नाराज हो गए, और थोड़ा सा जो है उन चीज़ों को लेके नाराज हो गए, क्या कहते हैं आपका जनरल सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एक्ट, तो एक सिपाही रिवोल्ट था। और मोटे मोटे तौर पे जो पुरानी शक्तियां, जैसे पर्सिवल स्पियर्स कहता है कि अंतिम शक्तियों का अंतिम प्रयास, तो इन लोगों की नाराजगी थी, इसलिए हो गया। और वो बेसिकली लोकल लेवल पे जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स उन सब चीज़ों को टैकल नहीं कर पाए। हम आगे से कोशिश करेंगे ऐसा नहीं, मतलब ये समझिए। तो अब क्या है कि हमारे पास 1857 का जो रिवोल्ट का जो डेटा है, वो डेटा प्राइमरी डेटा उन्हीं के टाइम पीरियड का, ब्रिटिश के टाइम पीरियड का लिखा हुआ है, हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। तब उन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के ऊपर लेके ये चर्चा चल रही है। अब वो आगे चर्चा 1857 में क्वेश्चन आंसर में जाएगा कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को लेके कैसे मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, वहां तक जाएगा। डेटा हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, इंसिडेंट्स को समझ चुके हैं। यहां जरा देखिए कि यहाँ पे हमारे लिए पॉलिसी और सबॉर्डिनेट का क्लू क्या मिला। इससे पॉलिसी और सबॉर्डिनेट का क्लू ये मिला कि ये चीज समझ में आई, अर्ली स्टडी से ये ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि जो पर्सिवल स्पियर कह रहा है कि पुरानी शक्तियों का अंतिम प्रयास, जो पुराने प्रिंसली स्टेट जो ढह रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, उन्होंने एफर्ट डाले हैं, और रिवोल्ट होने का ये रीजन रहा है। और ये बात सही भी है कि रानी विक्टोरिया के अनाउंसमेंट में जो है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को खत्म कर दिया गया, और साफ साफ बोला गया कि अब आगे से आप महारानी की प्रजा है, ना कि कंपनी की। आपके साथ वैसे ही व्यवहार किया जाएगा जैसा एक राजा दूसरे राजा से किया जाता है, एक राजा दूसरे राजा से करता है। याद करिए, 11 तोपों की सलामी, 21 तोपों की सलामी, 22 तोपों की सलामी, और 101 तोपों की सलामी। 101 तोपों की सलामी किसको मिल रही है? वो मिल रही है क्वीन विक्टोरिया को। 51 तोपों की सलामी, फॉर एग्जांपल मुझे एक्जैक्टली डेटा नहीं याद आ रहा, शायद 151 था या 100 का था, ऐसा कुछ था। इंडियंस को 21 और 10 11 ऐसा कुछ था, याद आ रहा है लोगों को? तो अब क्या है कि सबसे मैक्सिमम तोपों की सलामी किसको मिल रही है? क्वीन विक्टोरिया को मिल रही है। उसके बाद वॉयसराय को मिल रही है, क्योंकि वॉयसराय यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है। बाद में प्रिंसली स्टेट्स को, मतलब क्या कि ये क्वीन, इसका रिप्रेजेंटेटिव वॉयसराय, अगर ये 151 तो ये 100, तो ये सब 21, 10 और 11 ऐसे कुछ, ठीक। तो क्या है? अधीनस्थ है, सबॉर्डिनेट है। किसके सबॉर्डिनेट है? क्वीन विक्टोरिया और वॉयसराय के सबॉर्डिनेट्स हैं। कौन? इंडियन स्टेट 1, 2 और 3। और आपस में कैसे हैं? फेडरेशन की तरीके हैं। क्यों? मेयो प्रिंसली कॉलेज, लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में आप लोगों को पढ़ा होगा अजमेर में, याद आया आप लोगों को कि अब आप लोगों के साथ लगभग बराबरी से व्यवहार किया जाएगा, और आप लोगों को जो है व्हाइट मुगल्स की तरीके, मतलब हम व्हाइट मुगल्स की तरीके आपके साथ बिहेव करेंगे। आप हमारे साथ उठिए, बैठिए, बराबरी से बातें करिए, और आपके स्टेट का मर्जर नहीं किया जाएगा। तो 1858 से लेकर 1935 तक प्रिंसली स्टेट्स के साथ कुछ कुछ इस तरीके का व्यवहार हुआ। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? ठीक है। तो क्या कह रहा है? 1857 के बाद भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। भारतीय रियासतों को एक अधीनस्थ संघ के रूप में या सबऑर्डिनेट फेडरेशन के रूप में व्यवस्थित किया गया। रियासतों के जो शासक हुआ करते थे, या जो हेड ऑफ द स्टेट हुआ करते थे, वो ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश क्वीन के सबऑर्डिनेट माने गए। उनसे ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा, अब हमारे साथ निष्ठा रखेंगे, जैसी चीजों की उम्मीद की गई। और यहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट इन सबके अपॉइंटमेंट हर जगह की है। हालांकि देखिए सब्सिडी अलायंस की तरीके ही है, बस बोल दिया गया आपको मर्जर नहीं किया जाएगा। रेजिडेंट वही काम अभी भी कर रहा है जो पहले कर रहा था, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अधीनस्थ संघ की नीति। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? समझ नहीं आया आपको? अब क्या सीन चेंज होता है? सीन ये चेंज होता है कि 1861 में, अब चार्टर्स के ऊपर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि 1861 में, और चूंकि हम लोग नए आखिरी पॉइंट की ओर मूव कर रहे हैं, जिसको बोला जाता है पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन, बराबर के संघ की नीति। लास्ट पॉइंट यही, लेकिन उसका क्लू पीछे से निकल गया। वो क्या क्लू निकल के आ रहा है कि भाई आपने देखा कि 1861 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, उसमें भी कुछ मेंबर्स इंडियन हो जाएंगे। फिर आप लोगों ने 1892 पढ़ा, और वहाँ पे आप लोगों ने देखा
कि यहाँ पे जो है जिसे क्या कहते हैं कि जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे गवर्नर के साथ साथ भी जो है पोर्टफोलियो का डिवीज़न होगा, और 92 में भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स की संख्या बढ़ा दी जाएगी, इलेक्टेड लोगों के बाद चल जाएगी। 1909 में आप लोगों ने देखा कि जो है और संख्या बढ़ जाएगी, वो धीरे से 16 तक पहुंच जाएगी। फिर आपने 1919 में देखा कि वो बाई कैमरल हो जाएगा, अपर हाउस, संसद की बात करते हैं अगर, बाई कैमरल हो जाएगा, अपर हाउस हो जाएगा, लोअर हाउस हो जाएगा। और अब यहाँ पे जो है अपर हाउस और लोअर हाउस में भी प्रिंसली स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन डिसाइड कर दिया गया। ठीक, यह क्या चल रहा है, सबऑर्डिनेट्स अब तक डिसाइड कर दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 1935 तक आते आते और बड़े, अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका इस टाइम पीरियड में इन सभी सुधारों का, रिफॉर्म्स का यूज करते हुए इंडिया में एक अवेकिंगनेस पहले चली, इंडिया में एक अवेयरनेस चली, उस अवेयरनेस से कांग्रेस की स्थापना होगी। कांग्रेस की स्थापना का जो है मॉडरेटर आ गया, मॉडरेट के साथ साथ एक्सट्रीमिस्ट आ गया, एक्सट्रीमिस्ट के साथ साथ धीरे धीरे जो है जिना भी आ गए, मुस्लिम लीग भी आ गई, और अब जो है सब अपने अपने राइट्स की बात करने लगे। ठीक, कुल मिला के नेशनल मूवमेंट आगे चल रहा है। ठीक, और आपका जो पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन है या बराबरी की संघ की नीति जो है, ठीक, ये आपका चलता है 1935 से लेके 1947 तक। अब इसी बीच क्या हो जाता है आपका, इसी बीच आपका फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इंडिया की जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल की जो गवर्नमेंट होती है, उसमें जो इंडियन मेंबर्स होते हैं वो कहते थे नहीं भाई आपने हमसे बिना पूछे वर्ल्ड वॉर का हमें हिस्सा बना दिया। फिर बेवेल प्लान, फिर तमाम तरीके के प्लान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश की इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ा चुकी होती है। अब इंडिया में अगर इंडिया को अपने हाथ में रखना है ताकि वो जापान के पास ना चला जाए, वो इटली के पास ना चला जाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, या मान लीजिए कि अगर जापान और इटली को बर्बाद करके, जर्मनी को बर्बाद करके ब्रिटिश ने भी बहुत कुछ खोया। अब अगर इंडिया को कंट्रोल लगता है तो इंडिया को कंट्रोल रखने में उसकी खुद की भी वेल्थ यहाँ पे लगने लगेगी, साथ ही साथ यूएसए और रशिया जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हेल्प करी ब्रिटेन की, अब वो कह रहे हैं कि भैया हमको भी मार्केट चाहिए, आज़ाद करो इन देशों को, तो अब आज़ाद करना पड़ रहा है। अब क्या है कि इस आज़ादी में आप लोगों ने देखा माउंट बेटन प्लान देखा। अभी आप लोगों ने जो है लेटेस्ट जो है वो वेब सीरीज भी शायद देखी ली होगी। और इसमें क्या हुआ कि बेटन क्या कह रहा था, बेटन ने बोला कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान, नॉन मुस्लिम या हिंदू मेजॉरिटी एरिया इंडिया, मतलब कौन सा, मतलब ब्रिटिश या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो एरिया जो कि हिंदू मेजॉरिटी में है वो पाकिस्तान में चला जाएगा, और मुस्लिम मेजॉरिटी में वो हिंदुस्तान में आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कुछ। ठीक, बाकी जो प्रिंसली स्टेट है 562 रियासतें हैं जिनके साथ अभी तक हम लोगों ने बिहेव किया है किसका, सबऑर्डिनेट फेडरेशन का, अब वो इक्वल फेडरेशन के लेवल पे हैं, क्योंकि हम अपनी पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं अपने प्रोविंशियल स्टेट्स की मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट को। और अपने प्रोविंशियल स्टेट्स की मेजॉरिटी में गवर्नमेंट कौन है, दो, एक है मुस्लिम लीग या मोहम्मद अली जिन्ना, और दूसरी है कांग्रेस। ठीक, चूंकि ये हमारे सबऑर्डिनेट थे और अब इनको हम अपने साथ ले तो नहीं जा सकते, इसलिए इनको खुद राइट है कि ये किधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, या फ्री रहे। इवन कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन होता है, फिर कैबिनेट मिशन होता है, फिर कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है गठन होता है कि भाई हर 10,000 की आबादी के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा। उसमें भी मैंने आपको, आप याद करिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाली क्लास अगर याद करिए तो उस क्लास में आपको लीग के रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव, मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव, एंटरिम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव सब लिखाए गए थे, बताए गए थे। उसमें आपको यह भी बताया गया था कि इसमें प्रिंसली स्टेट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि लीग चाहती थी कि एक वीक फेडरल सिस्टम बने। अगर अंग्रेज हमको सत्ता नहीं देते हैं, डिवाइडेशन नहीं करते हैं, एक स्वतंत्र पाकिस्तान नहीं देते हैं, तो एक वीक फेडरेशन सिस्टम बने, जैसे अमेरिका का फेडरल सिस्टम है
क्योंकि हमारे बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला था ये क्वाजी फेडरल सिस्टम है, छद्म संघीय राष्ट्र है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पीरियड में ये यूनिटरी का काम करने लगता है। अगर आप देखें इमरजेंसी ही छोड़िए, प्रेसिडेंशियल रूल में भी यूनिटरी सिस्टम पे काम करता है। अगर हम बात करते हैं सिटीजनशिप को लेकर बात करते हैं, यूनिटरी सिस्टम पे काम करता है। और यहाँ पे संघ में राज्यों को शामिल होने का तो अधिकार था, अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया। तो तमाम तरीके की चीजें, तो वो यहां पे क्या कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग चाहती है कि अगर मान लीजिए विभाजन नहीं भी होता है तो भी जो रेसिडुअरी पावर हैं, अवशिष्ट शक्तियां हैं, क्योंकि आपको याद आ रहा होगा 1919 में 1935 में सब्जेक्ट्स का डिवाइड कर दिया गया था, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और रेसिडुअरी लिस्ट, जिसका आप लोग आजकल अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं, समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। तो सेंट्रल में ज्यादातर मोटे मोटे सब्जेक्ट थे, स्टेट में ज्यादातर बहुत ज्यादा मोटे नहीं थे सब्जेक्ट थे, और रेसिडुअरी पावर को लेके क्लैश था। कांग्रेस चाहती थी कि रेसिडुअरी पावर सेंट्रल के पास आए, एक मजबूत सेंट्रल फेडरल सिस्टम बने, और लीग चाहती थी कि रेसिडुअरी पावर स्टेट्स के पास आए। अगर रेसिडुअरी पावर स्टेट्स के पास रही तो, और प्रिंसली स्टेट्स मतलब प्रिंसली स्टेट भी और हमारे इंडियन प्रोविंसेस भी, तो अगर स्टेट्स के पास रेसिडुअरी पावर आती है तो इन फ्यूचर हम मैक्सिमम स्टेट को अपने साथ मिला के एक वीक फेडरल सिस्टम का फायदा उठाते हुए एक अलग देश बना सकते हैं। ठीक, यहां पे बराबर के संघ की नीति यही है कि ब्रिटिश ने क्या कर दिया कि उनको पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन का दर्जा दे दिया, और इस इक्वल फेडरेशन के दर्जे के नाम पे ब्रिटिशर्स वो सपना देखने लगे जिसे क्या बोलते हैं कि भैया रेसिडुअरी पावर जो है, मतलब मुस्लिम लीग उसमें अपना देख लेंगे, रेसिडुअरी पावर मिल जाए। ऑल्दो आप देखिए 1935 में लेके रेसिडुअरी पावर को लेके ये भी इशू है कि स्टेट को ही दिया जा रहा था। ब्रिटिशर्स खुद भी चाहते थे कि देखिए क्लेमेंट एटली ने भी बोला कि भारत यूरोप के तरीके राज्यों का एक संघ है, कि गुजराती और बंगाली के बीच में उतना ही फर्क है, बल्कि उससे ज्यादा फर्क है जितना एक जर्मन और फ्रांस के बीच में होता है। याद आया, मैंने आपको बताया था कि जब नेशनलिज्म पढ़ाना चालू किया था, याद आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है याद आप लोगों को? तो ऐसे में वो खुद भी ये चाहता था, इटली यही चाहता था। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे 1935 के बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 जब पारित हुआ, उसके बाद हमने सीधे सीधे जो है संविधान अगर देखा जाए तो आजादी डोमिनियन स्टेटस में मिली। देखिए दोनों ही देश के जो कमांडिंग चीफ ऑफ आर्मी कमांड थे वो एक ही था, लेकिन आजादी के बाद हमने उन चीजों को नहीं माना और अपना अलग प्रोविजन एस्टैब्लिश कर दिया। पाकिस्तान ने भी नहीं माना, लेकिन ब्रिटिशर्स ने दी तो उसी शर्त पे थी कि लड़ेंगे झगड़ेंगे, वो हो नहीं पाया। तो यहां पे हमको दिख रहा है कि पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन, क्यों? आप देखिए 1999 में जो है बाइकैमरल जब है वहां पे भी खड़ा कर दिया जा रहा, हाँ सॉरी 1935 में जब बाइकैमरल हो रहा है सेंट्रल में, तो वहां भी खड़ा कर दिया जा रहा कि इतने प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे बराबर। भला आप सोचिए कि रियासतों में देश की कुल आबादी का 1/4 भी आबादी नहीं रह सकती है, और आप उस आबादी के नाम पे इनके फिक्स रिप्रेजेंटेटिव कैसे दे सकते हैं? कोई रियासत कितनी बड़ी, कोई रियासत बहुत छोटी, आप सोचिए 10-10 गांवों की रियासतें हुआ करती थी। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ये बड़ी रियासतें थी, बाकी सब तो बहुत छोटी छोटी रियासतें रही। राजस्थान में, अकेले राजस्थान में 150 के ऊपर रियासतें थी। तो हर एक से रिप्रेजेंटेटिव, मतलब 100 लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव और 10,000 की आबादी के ऊपर यूनाइटेड प्रोविंसेस से एक रिप्रेजेंटेटिव, कितनी अनियमितता थी। तो पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन जो है एक वीक फेडरल सिस्टम को खड़ा करेगा जिसमें रेसिडुअरी पावर स्टेट के पास आएंगी और ब्रिटिश अपने एक्शन पे चल जाएंगे। तो ये इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक, कि बराबर के संघ की नीति का योजना क्या थी। समझ आया कि भारत सरकार अधिनियम 1933 या इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बाद ब्रिटिश शासन ने भारतीय रियासतों को अधिक स्वायत्तता, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है ऑटोनॉमी दे दी प्रिंसली स्टेट्स को, और उन्हें भारत के संघ का हिस्सा बनाने का प्रयास किया। ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और स्वतंत्रता आंदोलन के दबाव के कारण ब्रिटिश ने भारतीय रियासतों को स्वतंत्र रहने का अधिकार और समानता का दर्जा देने का वादा कर दिया। आपका मन हो मुस्लिम लीग के साथ जाइए, आपका मन हो कांग्रेस के साथ जाइए, नहीं मन हो मत जाइए, अपना खुद का देश बना लीजिए। ठीक, तो ये क्या है कि इंडिया की आजादी के ऊपर एक धब्बा हो गया एक तरीके से, कि वो उम्मीदों का बसंत था और निराशाओं का शीत था। एक तरफ तो जो है भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, प्रथम प्रधानमंत्री भारत की आजादी का बिगुल बजा रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना वहां बिगुल बजा रहे हैं,
और वहीं नोवाखोली में जो है लोग जलाए जा रहे हैं। ठीक है, और नोवाखोली ही नहीं, पंजाब में भी जलाए जा रहे हैं। जो मेरा रिसर्च प्रपोजल है, अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है आरडीसी में, तो मैं उस पर रिसर्च करूंगा कि भारत सांप्रदायिकता या जिसे हम कम्युनलिज्म बोलते हैं, असल में मैंने एक टॉपिक से मिलता जुलता टॉपिक बनाया था। वो था कि 1905 से लेकर 1947 के बीच भारत में मुस्लिम राजनीति के विविध आयाम, तो मैंने उसको सांप्रदायिक राजनीति के विविध आयाम बोल दिया, क्योंकि मुस्लिम राजनीति किसी एक कास्ट, किसी एक रिलीजन के बेस सेंट्रिक हो सकती है, लेकिन सांप्रदायिकता वो सबको घसीटती है। कि जो डिस्टर्बेंस कम्युनलिज्म रहा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसी एक कोई रिलीजन, कोई कास्ट नहीं, और भी लोग हैं। तो पंजाब में आप देखें, आपने खुद भी वेब सीरीज भी देखी होगी, पंजाब में आपने देखा कि बेअंत सिंह बोलते हैं कि भाई बलदेव सिंह बोलते हैं कि जिन्ना से कैसी बात करते हैं। तो वहाँ तो दोनों माइनॉरिटीज थी। फिर मुस्लिम्स के भी लीडर दो तरीके के हैं, मोहम्मद अली जिन्ना है तो मौलाना आज़ाद भी तो हैं, गांधी जी खुद भी हैं। गांधी जी के साथ साथ जो है आपके नेहरू भी हैं। और वहीं हिंदुओं के भी दो तरीके के लीडर हैं, नेहरू भी हैं, गांधी भी हैं, और हिंदू महासभा भी है, बीडी सावरकर भी है, और आपके जो हैं नाथूराम गोडसे जैसे लोग भी। तो क्या इन सब का इम्पैक्ट क्या था सोसाइटी के अलग अलग वर्गों पे, क्या क्या इन सब का इम्पैक्ट रहा? यही नहीं, रिसर्च करना, फिर से सर्च करना कि क्या ऐसी चीजें, क्या हमने सीखा कि विभाजन विविधता दिवस जैसी चीजें ना ही मनानी पड़े। तो ये सब सीन है पूरा। क्लियर हुआ ये आपको देवांश? क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? अब मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आ रही होगी कि आपसे पूछ रहा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो आप समझ गए होंगे कि सुरक्षा प्रकोष्ठ क्या है। वॉरेन हेस्टिंग्स। इसमें आंसर ऑप्शन कैसे दे दिया गया है? सुरक्षा प्रकोष्ठ में वॉरेन हेस्टिंग्स कैसे दे दिया इन्होंने आंसर? हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स सही बोला। 1765 से 1813 तक ही तो है रिंग ऑफ फेंस। ठीक है, वो तो इक्वालिटी के लिए संघर्ष जो था 1765 तक था। तो देवांश ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? तो इसमें दिक्कत इसको इस लाइन ने दी, चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति। कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, जबकि चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस सहायक संधि। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि ये इस मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो हिस्ट्री पढ़ी है वो पढ़ा है कैसा? हम लोगों ने पढ़ा कि भाई ये जो है मर्केंटाइल फेज है, इसमें पॉलिटिकल एक्शन हो गया, इसमें इकोनॉमिकल एक्शन हो गया, इसमें सोशल एक्शन हो गया, इसमें कल्चरल एक्शन हो गया। ठीक, अब उसमें क्या है कि पॉलिटिकल एक्शन में हम लोगों ने कॉर्नवालिस पे फोकस कर लिया, वेलेस्ली पे फोकस कर लिया। कॉर्नवालिस और वेलेस्ली के बीच में एक जॉन शोर भी है। जॉन शोर की अगर बात करते हैं तो कॉर्नवालिस की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर थे। ठीक, जेम्स ग्रांट, जॉन शोर, और एक कोई और था, मुझे उसका नाम नहीं आता। इन्हीं लोगों के सजेशन पे जो है परमानेंट सेटलमेंट इंप्लीमेंट किया गया था। और 1793 में जब कॉर्नवालिस मर जाता है, उसका जो सासाराम डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आपका टॉम्ब किसका है, झील वाला मकबरा उसे कहते हैं, शेरशाह सूरी का, वहीं पे इसका भी मकबरा है। तो उसके बाद ये जो आपका परमानेंट सेटलमेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं बिहार में और नॉर्थ बंगाल में, ये इंप्लीमेंट जॉन शोर ने ही किया। और इस टाइम पीरियड में क्या चल रहा था कि अफगानिस्तान में हलचल थी। ठीक है, कि आपका जो रशिया है वो अफगानिस्तान से एंटर कर रहा था पंजाब की ओर। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान से एंटर कर रहा था और फिर वो धीरे से पंजाब की ओर भी एंटर करता। तो लगातार ब्रिटिशर्स के ऊपर एक प्रेशर था। दूसरा, हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में बहुत सारे वॉर हुए, और आपका 1793 का चार्टर एक्ट भी आता है। और 1793 के चार्टर एक्ट में भी जो है चीजें चेंजेस किया था। आपने देखा कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसके थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास अब ब्रिटिश के कमर्शियल अफेयर्स रह जाते हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास रहती। और कॉर्नवालिस तब भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के टाइम पीरियड में एंजॉय कर लेता है, क्योंकि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वीक रहता है। बाद में लेटर ऑन आप लोगों ने देखा कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए फाइनेंशियल फेज के कोलोनाइजेशन में आप लोगों ने ये भी देखा कि एक टाइम आता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दबदबा अच्छा खासा वायसराय के ऊपर होता है। आप लोगों ने अभी वेब सीरीज भी देखी होगी, तो
माउंटबेटन लगातार फोन पे भी बात कर रहे होते हैं वहां पे। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में वॉर हुए, बंगाल वॉर हुआ, मैसूर वॉर हुआ, तमाम तरीके के वॉर हुए, तो इसमें ब्रिटिशर्स का या ईस्ट इंडिया कंपनी का खर्चा बहुत हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर प्रेशर बना रहे थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी वो बेवकूफ बना देती थी कंपनी, कंपनी और कंपनी के ऑफिसर्स, कि भैया बहुत नुकसान हो गया, इस बार प्रॉफिट नहीं बेच पाएंगे। दूसरा, कंपनी ये नहीं चाहती थी कि कोई दूसरी कंपनी आ जाए वहां से, लंदन से, हमको प्रॉफिट में देख के। तो हर बार कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट से लोन मांग लेती थी। यही रीजन आपको याद आ रहा होगा कि लोन मांगने के चक्कर में कि आप नुकसान दिखा रहे हैं तो ठीक है, आप परमानेंट सेटलमेंट करके लेके आ रहे हैं कि भैया हमारा इतना असेसमेंट है, इतना असेसमेंट रहेगा, आपने रिकॉर्ड्स बनाइए। अगर आप लोगों ने चार्टर्स पढ़े होंगे तो मैंने आपको बताया था कि इसमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने बड़ा फोकस रहा था। तो यहाँ पे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर भी चल रहा है, अफगानिस्तान में भी डिस्टर्बेंस है, उसके बावजूद भी जॉन सोर जो है वो क्या कर रहा है, उच्चतम निष्क्रियता शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी। मतलब उसने यहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने ये दिखाया कि हम इन सब चीजों से बहुत तटस्थ हैं, हम कुछ कर नहीं रहे। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो वो इनएक्टिव रहा 1793 से लेकर और 1800 ऑनवर्ड्स तक, या 1799 तक, क्योंकि 1799 के आस पास जो है लगभग आपका वेलेस्ली बनता है। बेसिकली क्या है कि अगर आप देखें कि टीपू सुल्तान जो है सबसे बड़ा इशू है, और टीपू सुल्तान का इशू क्या है, टीपू सुल्तान का इशू ये है कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद 12 महल, डिंडीगुल जैसे एरियाज टीपू सुल्तान के ब्रिटिशर्स के पास जा चुके हैं, और उनके ऊपर बहुत सारा जो है इकोनॉमिकल बर्डन है, ब्रिटिशर्स को देना है, उनके बच्चे गिरवी हैं। तो यहाँ पे वो इनएक्टिव है, किसके नज़र में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के नज़र में। लेकिन वो वेट कर रहा है टीपू सुल्तान के वीक होने का, वीक से वीक होने का। और टीपू सुल्तान भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं किस बात का, नेपोलियन बोनापार्ट से मैक्सिमम सपोर्ट मिलने का, वो मिल नहीं पा रहा। और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि टीपू सुल्तान को सरेंडर करना ही पड़ता है, मतलब वॉर के लिए कूदना ही पड़ता है, नेपोलियन बोनापार्ट आगे सपोर्ट कर नहीं पाता है। और लगभग 1793 से लेकर 1798-99 तक का जो टाइम पीरियड है वो मास्टरली इनएक्टिविटी का टाइम है, कि चतुराई पूर्ण तरीके से निष्क्रिय है, वो शत्रु को और वीक होने का इंतजार कर रहा है। वो अलग बात है कि वो खुद यहां से इस टाइम पीरियड उससे चार्ज ले लिया गया, वेलेस्ली को दे दिया गया, ठीक है। अगर ये चार्ज ना लिया जाता तो खुद अटैक करता, ये करवाता। इसी को बोलते हैं मास्टरली इनएक्टिविटी। जॉन शोर की ये नीति थी, ये जॉन लॉरेंस गलत लिखा हुआ है यहां पे, ठीक। यही लॉरेंस की नीति जो है, क्योंकि 1793 इन्होंने लिखा है ना आपके इसमें ऊपर, मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी जो है अफगानिस्तान के वॉर में भी दिखती है हमको, ठीक है। ये आपको दिखाई देगी कैनिंग के बाद जब लॉरेंस बनेगा, और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर पहले हो जाता है, सेकेंड एंग्लो अफगान के टाइम पीरियड में ये यहाँ पे इनएक्टिव रहता है। क्यों इनएक्टिव रहता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि यहाँ पे ग्रेट रिवोल्ट हो जाता है, और इस ग्रेट रिवोल्ट के चक्कर में इंडिया में बहुत प्रेशर चल रहा है, और वो वेट कर रहा है रशिया के यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होने। तो 2 बार मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी अपनाई जाती है, पहली जॉन शोर अपनाता है और दूसरी बात लॉरेंस अपनाता है। और जब मैं आपको प्रिलिमिनरी में या प्रिलिमिनरी की क्लासेस में गवर्नर जनरल वाइज पढ़ाना चालू करेंगे, अभी तो हम लोगों ने ब्रिटिश एक्शन एक साथ देख लिया और इंडियन एक्शन एक साथ देख रहे हैं। इंडियन एक्शन दोनों के लिए काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं देगा, लेकिन गवर्नर जनरल वाइज जब हम लोग पढ़ना चालू करेंगे तब वहां पे छोटी छोटी चीजों का यूज होगा, क्योंकि इसका इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा नहीं है, ठीक। यहाँ पे अफगानिस्तान में इनएक्टिव रहने का, या यहाँ पे भी अगर देखें कि मैसूर के वीक होने का, आदमी तो अपने शत्रु के कमजोर होने का इंतजार करते ही करता है। छोटे मोटे टर्म्स हैं जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस में नहीं पूछे जाते सब चीजें। ये चीज क्लियर होगी आपको, मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी जॉन लॉरेंस और जॉन शोर दोनों के साथ है, ये क्लियर है चीज, ठीक है। किसी को कोई डाउट? तो यार आज की क्लास तो इसी में चली गई पूरी पूरी। चलिए हम लोग जो है कल आगे बढ़ते हैं। आपके अगला टॉपिक जो हम लोगों का चल रहा है, कौन सा चल रहा है, कोई बताएगा? टॉपिक हम लोग रिनेशा एनलाइटमेंट चल रहा है, तो उस पर हम लोग कल काम करते हैं, ठीक है। इसका मैं अभी नोट्स तुरंत का तुरंत शेयर कर दे रहा हूँ, मैंने दिन में इसका काफ़ी कंटेंट इकट्ठा कर दिया था,
ताकि जो है आप लोगों के लिए भी आसान रहे। ठीक है।